800। प्रदेश संगठन महामंत्री माननीय श्री सुनील बंसल जी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री हरीश द्विवेदी जी, राष्ट्रीय मंत्री श्री विनोद सोनकर जी, प्रदेश के सह संगठन महामंत्री श्री करमवीर जी, प्रदेश के सह प्रभारीगण श्री सुनील ओझा जी, श्री सत्या कुमार जी, श्री संजीव चौरसिया जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के सभी पदाधिकारी और प्रदेश कार्य समिति से जुड़े हुए सभी उपस्थित सभी सदस्यगण, भाइयों बहनों, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन कुछ ही देर में उत्तर प्रदेश के इस कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में हमें प्राप्त होगा। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की ओर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि कोविड कालखंड में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समय समय पर वर्चुअली मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा और इस दौरान 2 बार प्रत्यक्ष रूप से लखनऊ में और वाराणसी में आकर के उन्होंने प्रदेश संगठन को अपना मार्गदर्शन भी दिया। उनके पास एक लंबा अनुभव है, संगठन का भी और सरकार का भी। कोरोना कालखंड में हम सब जानते हैं कि पूरे देश में कोविड प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, दुनिया ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उसका लोहा माना। और यही कारण है कि कोरोना पॉजिटिविटी या कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को न्यूनतम करने में भारत सफल रहा। आज के इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझते हुए जो अभूतपूर्व कार्य भारतीय जनता पार्टी संगठन ने इस दौरान सेवा का किया और पहला राजनीतिक दल है जिसने महामारी के दौरान पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने एक मिसाल प्रस्तुत की। जब हर व्यक्ति स्वयं के बचाव के लिए उतावला था, तब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को महामारी से त्रस्त, भयग्रस्त आम नागरिक की सेवा के लिए समर्पित करके सेवा ही संगठन का जो मंत्र हमें दिया, उसका परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी आम जनमानस के प्रतीक के रूप में और मजबूती के साथ सामने उभर करके आई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस प्रेरणा के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते कोरोना कालखंड की प्रथम लहर में उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे। न हो जाए तब हमें हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दिखाई देते थे, जो सेवा के अभियान के साथ जुड़ करके प्रशासन का संबल बांध रहे थे, सहयोग कर रहे थे और उसका परिणाम रहा कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलता पूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। आज 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलता पूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की प्रथम लहर से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद द्वितीय लहर को भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुकाबला किया। पहली बार भारतीय जनता पार्टी एकमात्र दल है जब इस देश के अंदर इस महामारी से जूझते हुए प्रत्येक नागरिक को विश्वास के प्रतीक के रूप में भरती हुई दिखाई दी। और मैं आज के इस अवसर पर जब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन इस प्रदेश कार्य समिति के उद्घाटन सत्र में हमें प्राप्त हो रहा है, मैं प्रदेश
की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, प्रदेश कार्य समिति का जब आज का उद्घाटन सत्र है, मैं इस अवसर पर अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी अभिनंदन करता हूं। आज उनके सफलतापूर्वक 2 वर्ष का कार्यकाल, एक सफलतम कार्यकाल को आज उन्होंने यहाँ पर संपन्न किया है। और ये संजोग ही है कि जिस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चयन हुआ, उस दिन भी वे बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में थे और कल भी वे काशी में थे। आज प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में की अध्यक्षता वे कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उनका अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, केंद्रीय पदाधिकारियों का, केंद्रीय मंत्रियों का और प्रदेश के अपने सभी पदाधिकारी और अपने सहयोगियों का आज के इस प्रदेश कार्य समिति की इस बैठक में प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिस समय की, जिस घड़ी की हम सभी लोगों को इंतजार था, हमारे भारतीय जनता पार्टी तो सीएम योगी का संबोधन कार्य समिति की बैठक में आप सुन रहे थे। इसमें जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़े हुए हैं, साथ ही कई और मंत्री भी इसमें जुड़े हुए हैं। और 2022 के लिहाज से ऐसे तो संगठन कार्य समिति की बैठक समय समय पर करता रहता है, लेकिन 2022 को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तस्वीरें इस वक्त सीधे जेपी नड्डा कहेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील, संवेदनशील, जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में भारत सरकार में मंत्री रहे ऐसे हमारे राधा मोहन सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, सुनील बंसल जी, और यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी, भाई महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे उत्तर प्रदेश से सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री, सांसदगण, विधायकगण, हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु और हमारे कार्य समिति के सभी सदस्यगण, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर प्रदेश के कार्य समिति में आप सबके साथ शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सबसे चर्चा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। इसके लिए मैं प्रदेश कार्य समिति और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात बिना बाबा विश्वनाथ जी को याद किए हुए कार्य समिति और प्रदेश अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं। हम जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात बिना बाबा विश्वनाथ जी को याद किए हुए, हमारे भगवान राम की जन्मभूमि को याद किए हुए और श्री कृष्ण जी की भूमि को बिना याद किए और नमन किए हम आगे बढ़ नहीं सकते। मैं अपनी ओर से इस पवित्र धरती को नमन करता हूँ। यह धरती जिसने वैदिक काल से ही संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया, फिर चाहे वो भारद्वाज ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे, विश्वामित्र जी थे या वाल्मीकि जी, सबका आशीर्वाद और कर्मस्थली और संतों का आशीर्वाद जिस धरती को मिला वो उत्तर प्रदेश, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूँ। अगर मैं इस धरती को याद करूँ तो शिवालिक रीजन को भी याद करता हूँ, विंध्याचल को भी याद करता हूँ और जो हमारी गैंजेटिक प्लेन्स हैं उनको भी याद करता हूँ। विविधता में उत्तर प्रदेश ने
अपने आप को आगे बढ़ाया है, ऐसी धरती को मैं पुनः नमन करता हूँ। अगर हम सारनाथ की बात करें तो बुद्ध के प्रवचन की याद आती है। अगर हम बात करें काशी की, अगर हम बात करें अयोध्या की, मथुरा की, तो ये सभी हमारी सांस्कृतिक और हमारी आध्यात्मिक नगरियां रही हैं। इन सब को मैं नमन करता हूं। और जब मैं काशी की बात करता हूं तो स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया, ऐसी धरती से जो प्रेरणा हम सबको मिलती है, और नहीं सिर्फ देशवासियों को, दुनिया को भी लोगों को प्रेरणा मिलती है, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। मित्रों, अगर मैं राजनीतिक दृष्टि से बात करूं तो मुझे खुशी होती है कि आज राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक विकास के साथ आगे बढ़ने के लिए तत्पर है और एक मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परिस्थिति हम सबको मालूम है कि इस कारण से भी आई है कि जहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री काशी से जो उद्गम स्थान राजनीति का बना है, उसने नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की राजनीति को परिवर्तित किया है। वह भी धरती है तो उत्तर प्रदेश की धरती है। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से पूरी ताकत के साथ विकास के काम में जुटे हैं, वह उत्तर प्रदेश को नई दृष्टि, नई दिशा देते हुए आगे अग्रसर बढ़ रहा है। यह हम सब लोग जानते हैं। मित्रों, मैं कई बार कहता हूं, राजनीति को अगर समझना हो तो नुकसान क्या हुआ था जब तक वह पता ना हो और याद ना हो तो फायदे का पता नहीं चलता। अगर याद ना हो कि अंधकार क्या होता है तो उजाले की कीमत नहीं होती। आप याद कीजिए, यही उत्तर प्रदेश था। आज से कुछ साल पहले यह तुष्टीकरण की राजनीति से ग्रसित था। यह तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में जकड़ा हुआ था। यही उत्तर प्रदेश, अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश था। और आज जब हम बात करते हैं तो हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years हैज बिकम अ स्टेट। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बन करके खड़ा हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से आगे भी अपने काम को बढ़ाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की इकाई को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने जिला परिषद के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बहुत अहम भूमिका अदा की है और सफलता दिलाई है। मुझे खुशी है कि 75 जिला परिषद की सीटों में 67 सीट्स भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। उसी तरीके से अगर हम पंचायत, जिला परिषद के साथ साथ हम ब्लॉक प्रमुखों की सीट्स की बात करें तो 825 सीटों में 648, कानपुर क्षेत्र में हमने 90 सीटें जीती, अवध क्षेत्र में हमने 136 सीटें जीती और गोरखपुर में, काशी में 109 और गोरखपुर में 147 सीटें जीती हैं। मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से उत्तर प्रदेश के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह सफलता दिलाई है। और जिसे हम कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसमें अपने आप का स्थान स्थापित करके एक नए तरीके से विकास में अपना योगदान किया है। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि सिरे से सपा हो बसपा हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। इनको घर बैठने का संदेश दिया है और हमें काम करने का संदेश दिया है। मैं इसके लिए बधाई भी देता हूं और साथ ही
उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को यह भी बताना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेवारी आई है उस जिम्मेवारी को आप पूरी ताकत के साथ निभाएंगे, यह आशा रखते हुए आपको पुनः मैं बधाई देता हूं। मित्रों, कोरोना की चर्चा पिछले 1 साल में जितनी हुई है दुनिया में उतनी कहीं भी और कभी भी नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि यह बीमारी कैसे आएगी, हमें नहीं मालूम था कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा, हमें नहीं मालूम था कि इसके असर क्या होंगे और इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होंगे। लेकिन एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिसे नहीं मालूम था कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जाएगा, हमें नहीं मालूम था कि इसके असर क्या होंगे और इसके प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होंगे। लेकिन एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में जिसने प्लेग देखा हो, जिसने इबोला देखा हो, जिसने जीका वायरस देखा हो, जिसने निपा देखा हो, उसके सामने जब स्वास्थ्य के दृष्टि से कोरोना की चर्चा होती है तो जहां दिल भी कांपता है, वहीं प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रणनीति ने इस कोरोना को और 130 करोड़ के देश को बचाया है, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मित्रों, मैं तथ्य के आधार पर इन बातों को कहना चाहता हूं। आप देखिए क्या जनसंख्या है ब्रिटेन की, आप देखिए क्या जनसंख्या है अमेरिका की, आप देखिए यूरोप की क्या जनसंख्या है, और ये सब शक्तिशाली देश थे। हमारे से स्वास्थ्य के मामले में कहीं कहीं ज्यादा स्वास्थ्य की सुविधाओं से लैस थे। लेकिन इन लोगों ने भी कोरोना की पहली लहर में अपने आप को असहाय पाया। और मैं कई बार बोलता हूं, मीडिया में हर एक तरीके से आंकड़े रखे जाते हैं, स्वास्थ्य के आंकड़े पर मिलियन रखे जाते हैं, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और जब मैं इस बात को कहता हूं तो अमेरिका की जनसंख्या जहां 32 करोड़ पर सीमित होती है, तो भारत की जनसंख्या 130 करोड़ की बनती है, इस बात को समझना चाहिए। जहां छोटे देश स्पेन, इटली, जर्मनी, इन्होंने अपने आप को लाचार पाया, वहां भारत को समय पर लॉकडाउन लगा करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को कोरोना से लड़ने के लिए तैयार किया, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता की दृष्टि से ये सारी बातें हम सबको बतानी चाहिए। जब कोरोना आया था तो हमारे पास एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में हुआ करती थी। आज हमारे पास लगभग 2500 टेस्टिंग लेबोरेटरीज मौजूद हैं। उस समय हम कोरोना की 1500 टेस्टिंग कर पाते थे, 1500। आज हम प्रतिदिन 25 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी भारत की बनी है, इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि कहां 1500 और कहां 25 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ी है। आज हमारी आइसोलेशन बेड 14 लाख हो गए हैं। आज हमारी आईसीयू बेड्स लगभग 90,000 हो गए हैं। इन बातों को हमको समझना चाहिए। और जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने, योगी जी ने टेस्ट ट्रीट स्ट्रैटेजी, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी, यानी पहले टेस्ट करो, फिर ट्रेस करो और ट्रेस करके उनको ट्रीट करो, इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए आज हम कह सकते हैं कि आपने 5,70,00,000 सैंपल्स की टेस्टिंग की है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है, इस बात को समझना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश ने किया है। अगर मैं टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे की बात करूं तो 1,50,000 यानी 1.5 लाख टेस्टिंग आप प्रतिदिन कर रहे हैं एक स्टेट में, इस बात को हमको समझना चाहिए। लगभग 1260 टेस्टिंग आपने सेंटर्स बनाए हैं। उत्तर प्रदेश ने बहुत ही अच्छा काम किया है, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की प्रशंसा न ही सिर्फ देश में हुई है, कल उत्तर प्रदेश की प्रशंसा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशंसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी काशी में किस तरीके से उत्तर प्रदेश का काम हुआ है, इसके बारे में उन्होंने अपने वक्तव्य में रखा है, बताया है। लेकिन मैं तो ये भी कहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश की प्रशंसा की बारी आती है
तो हमारे ऑस्ट्रेलिया के क्रैग किली जो सांसद हैं वह भी उत्तर प्रदेश की प्रशंसा करने में पीछे नहीं रहते और वह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, एनी चांस they could loan us their chief minister Yogi Adityanath to release the ivermectin sort of mess our hopelessly incompetent state premiers have created। यानी अपने देश के प्रधानों को एक तरीके से प्रताड़ित करते हुए ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमें मिलता और वो इस बात को संभाल पाता तो बहुत ही अच्छा होता। ये बात उन्होंने कही है। यह क्या बताता है? यह बताता है कि दुनिया भी मान रही है। और मैं मित्रों हमेशा एक बात कहता हूं, भारत देश को कभी भी किसी देश के साथ कंपेयर मत करो। मैं जब इंटरनेशनल फोरम्स में जाता था तो मैं कहता था डोंट कंपेयर इंडिया विद एनी कंट्री। कौन से कंट्री के क्या कंट्रीज हैं? किसी की जनसंख्या 15 लाख, किसी की जनसंख्या 20 लाख, किसी की जनसंख्या 1 करोड़, किसी की जनसंख्या 2 करोड़, किसी की जनसंख्या 3 करोड़, और हम 1.3 बिलियन पीपल, 130 करोड़ का देश। जब हम ये संख्या बताते हैं दुनिया को और हम ये कहते हैं कि आपके यहां जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में तो हमारे उत्तर प्रदेश में कानपुर और इलाहाबाद और लखनऊ की जनसंख्या ही उनके बराबर हो जाती है, इस बात को समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, हमारी व्यवस्था, हमारे तौर तरीके, हमारे काम करने के तरीके, और ये दुनिया को बताना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को भी बताना चाहिए कि जब हम कोई कार्यक्रम अपने हाथ में लेते हैं तो वह कार्यक्रम किस प्रकार के होते हैं, उसको हमको समझना चाहिए। अब आप ऑक्सीजन की बात लीजिए। पिछले साल हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। पहले तो हम 300 टन पैदा कर रहे थे। इस साल अप्रैल महीने में हम 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे थे। 130 करोड़ की जनसंख्या को अगर दूसरी लहर में तकलीफ आती है तो उसकी संख्या क्या बनती है? उसकी संख्या बनती है 4 लाख पर डे के हिसाब से कोरोना पीड़ित हुए और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। लेकिन इस देश का कमाल देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक हफ्ते के अंदर 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को 9,446 मेट्रिक टन तक पहुंचा दिया। इस बात को समझना चाहिए, एक हफ्ते के अंदर। यह छोटी घटना नहीं है। मैं चाहता हूं मीडिया वाले इसको नोट करें, मेरे आंकड़ों को नोट करें और वो जानकारी हासिल करें कि जो मैं बोल रहा हूं वो तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। यह छोटी घटना नहीं है। 900 मेट्रिक टन से 9,000 मेट्रिक टन तक पहुंचाना और एक हफ्ते के अंदर जल से, थल से, नभ से, तीनों रास्ते से ऑक्सीजन लोगों को, जनता के द्वार पर पहुंचाया गया। और यह तब पहुंचाया गया जब दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। जिनको 400 मेट्रिक टन की जरूरत थी वो 900 की आवाज बना रहे थे और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे। सारे विषय दूध का दूध, पानी का पानी होगा, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है भारत के वायुयान ने 1400 सॉर्टीज की हैं, 1400 उड़ानें भरी हैं सिर्फ ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। आपको मालूम है कि हमारे शिप्स लगे हैं, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली है। और एक हफ्ते के अंदर आप बात करिए उन लोकोमोटिव ड्राइवर से, किस तरीके से उन्होंने बिना भोजन किए हुए, बिना खाना खाए हुए, बिना नींद लिए हुए अपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा करके लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाई है। यह हमको समझना चाहिए। यह भारत देश की ताकत है जिसको समझना